नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ रहे होइएगा। पिछले क्लास में जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला क्लास देखे थे। आज हम लोग जो है दूसरा क्लास देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला क्लास। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग कि कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। राइट डाउन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले इसको समझिए, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे। देखिए मान लीजिए कि दो चार्ज है, एक आपका है Q1 चार्ज और दूसरा है Q2 चार्ज, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह है आपका R। तो अगर यह प्लस Q1 चार्ज है या प्लस Q2 चार्ज है तो दोनों के बीच जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब विकर्षण बल कार्य करेगा। तो 1 के चलते 2 पर जो फोर्स लगेगा उसको दर्शाएंगे हम लोग F2 से, इसको व्यक्त करेंगे F2 और 2 के कारण जो है इस 1 पर जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग कहेंगे F12 कहेंगे, F12। तो पहले इस बात को जो है लिख लिया जाए कि लेट अस कंसीडर प्लस Q1 and plus Q2 be two charges separating at a distance R। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R है। तो F12 जो है F12 मतलब कि Q1 चार्ज पर जो है Q2 चार्ज के द्वारा लगाया गया बल है। तो इसको क्या कहेंगे कि फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2। और F21 को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि फोर्स एट Q2 ड्यू टू Q1 कहेंगे। अब समझ लीजिए, इस बात को थोड़ा हिंदी में भी लिख देते हैं कि मान लिया कि प्लस Q1 और प्लस Q2 दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर हैं। तो F12 जो है चार्ज Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल हो गया। और F21 को क्या कहेंगे कि आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल हो गया। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं कि कूलम्ब्स लॉ से कि आपका F बराबर जो होता था मैग्नीट्यूड में, जब हम लोग निकाले थे तो कहते कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मोड R² के इक्वल होता था। अब यदि वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ R जो है, अगर F12 निकालते हैं तब तो हम लोग कहेंगे कि R1 - R2,
R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। और यही R जो है आपका R2 माइनस R1 के भी बराबर होगा जब हम लोग F21 का मान निकालेंगे। यह यूज करेंगे कब? F12 के मान निकालेंगे तो F12 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में मोड R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और फिर इसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इसका कैप करना होगा, यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि यह इसका डायरेक्शन बताता है। और पहले आपको बताए होंगे कि एक कैप बराबर जो होता है वह A वेक्टर बटा में मोड A वेक्टर होता है। तो इसको आप जब तोड़िएगा तो कहिएगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में मोड R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसका हल कर दीजिए तो इसको क्या कहिएगा कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटा में मोड R1 माइनस R2 हो जाएगा। इस सूत्र पर इसको तोड़ लिए। तो अब आप इसको हल कीजिए तो अब क्या कहिएगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में मोड R1 माइनस R2 का होल क्यूब हो जाएगा। देखिए दोनों मिल करके क्यूब हो गया। किस डायरेक्शन में? तो R1 माइनस R2 के डायरेक्शन में हो गया। ए आपका मान निकल गया किसका? F12 का मान निकल गया। फिर से थोड़ा बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह चार्ज है Q1, यह चार्ज है Q2। तो इस पर जो है इसके द्वारा जो फोर्स लगा उसको F21 मान लिए। इस पर जो है इसके द्वारा जो फोर्स लगा उसको हम लोग F12 मान लिए। चूँकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काज करेगा, विकर्षण बल होगा। इसके द्वारा इधर बाहर की ओर, इसके द्वारा भी इधर बाहर की ओर होगा। तो अगर आप F12 फोर्स निकालते हैं, F12 का मतलब हो गया कि 1 पर जो है 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स। तो फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2 इसको कहेंगे। F21 को क्या कहेंगे कि फोर्स एट Q2 ड्यू टू Q1 कहेंगे। तो कूलम्ब लॉ कहता है आपका कि F बराबर जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में मोड R स्क्वायर होता है। ये तो आपका स्केलर फॉर्म में हो गया। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब निकालना होगा F12 निकालिएगा तो इसके लिए डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर। अगर F21 निकालिएगा तो R2 माइनस R1 वेक्टर कर दीजिएगा। तो F12 मान निकालिएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस बात को इतना आप लोग समझ गए होइएगा। इसी ढंग से देखिए F21 का मान जब हम लोग लिखेंगे F21, तो F21 बराबर होगा आपका F21 बराबर कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब। किस डायरेक्शन में? तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के दिशा में हो जाएगा। इस ढंग से जो है हम लोग कूलम्ब के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन एक देखा जाए कि देखिए अनेक आवेश पर जो है विद्युत बल जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन डाल देते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाएं। व्हाट डू यू मीन बाय
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझिए थोड़ा सा इस बात को। पहले आंसर में हेडिंग हम लोग बना देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, मान लीजिए कि किसी सिस्टम में बहुत सारा चार्ज हो, जैसे Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, Q5 हो, डॉट डॉट Qn भी हो, बहुत सारा जो है चार्ज मौजूद हो। अब बहुत सारे चार्ज के कारण जो है किसी एक चार्ज पर जो है हमको सभी चार्ज के कारण फोर्स निकालना हो, तो इस स्थिति में हम लोग कूलम के नियम का उपयोग तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत को अपना लेंगे। तब हम लोग जो है एक चार्ज पर भी बहुत सारे चार्ज के कारण जो है एक्टिंग फोर्स को मान निकाल सकते हैं, एक्टिंग फोर्स का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का उपयोग करते हैं। जिसे अब देखिए, दो चार्ज के बीच जब फोर्स हम लोग निकालते थे तो कूलम का नियम डायरेक्ट लगा देते थे कि Q1 और Q2 के बीच का फोर्स निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारा यदि फोर्स उपस्थित हो और तब किसी एक चार्ज पर अन्य सभी चार्जों के कारण यदि फोर्स निकलना हो, तो उसके लिए जो है हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत को अपनाते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो पहले इसका सिद्धांत थोड़ा सा समझ लीजिए, लिख देते हैं, तब जो है हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनेक बिंदु आवेश के विद्युत निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत बल अन्य आवेशों में से प्रत्येक के कारण इस बिंदु पर लगने वाले विद्युत बल के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अब बात समझ गए। बहुत सारा इसमें आवेश है सिस्टम में, और किसी एक आवेश पर यदि फोर्स निकालना हो तो सभी आवेश के चलते जो है उस पर लगने वाला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वह वेक्टर सम के इक्वल होता है। इस नियम को हम लोग जो है अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्स ऑन एनी चार्ज
ड्यू टू नंबर ऑफ other charge taken one at a time. The individual force due to the presence of other charges. अदर चार्जेज चाहे भी कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट वन ऑफ द चार्जेज। तो समझिए थोड़ा सा हम क्या कहें कि अनेक बिंदु आवेश के कारण विद्युत निकाय, यह विद्युत निकाय हो गया, में किसी एक पॉइंट पर जो आवेश जो होता है वह परिणामी विद्युत बल मतलब कि अन्य आवेशों में से प्रत्येक के कारण उस बिंदु पर लगने वाले विद्युत बल के वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए कि लेट अस कंसीडर Q1 Q2 Q3 डॉट Qn be n charges and F12 F13 F14 dot F1n be forces due to Q2 Q3 Q4 dot Qn at Q1। देन समझिएगा क्या कहे हिंदी में कि मान लीजिए कि मान लिया कि Q1 Q2 Q3 dot Qn n चार्जेज हैं, F12 F13 F14 dot F1n Q2 Q3 dot Qn के कारण Q1 पर क्रियाशील बल है, तो आगे की बात अब समझिएगा थोड़ा। तो यहाँ तक जो है आप लोग समझ गए होइएगा। देखिए आगे की बात अब लिख देते हैं। देन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से देखिए हम क्या कहे हैं कि F का जो मान होगा
वह सभी फोर्स का वेक्टर सम लेना है, मतलब कि F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट F1n हो जाएगा। और बारी बारी से निकालिए कि F12 बराबर, तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R1 माइनस R2 के मोड का होल स्क्वायर, इतना हो जाता। किस डायरेक्शन में हो जाता तो ये भी आप निकाल सकते थे कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के दिशा में हो जाता है, यहाँ पर क्यू कर दीजिए कि यूनिट कैप में नहीं लिए हम। तो F13 का मान क्या लिखते हैं हम लोग कि 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 के होल क्यू, किस डायरेक्शन में, तो R1 माइनस R3 के डायरेक्शन में हो जाता है। उसी तरह से डॉट डॉट F1n का मान निकालते तो आप कहते कि 1/4πε0 Q1 Qn बटा में R1 माइनस Rn का होल क्यू इंटू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, इसीलिए F वेक्टर बराबर, अब इसका मान, इसमें सब मान रख दीजिए, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R1 माइनस R2 का मोड का होल क्यू इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बटा में R1 माइनस R3 के होल क्यू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4πε0 Q1 Qn बटा में मोड में R1 माइनस Rn का होल क्यू इंटू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर हो जाता। अब इसमें से आप जो है 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 कॉमन हो गया तो हो जाएगा आपका कि Q1 Q2 बटा में R1 माइनस R2 के होल क्यू R1 माइनस R2 वेक्टर प्लस Q1 Q3 बटा में R1 माइनस R3 का होल क्यू इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस Q1 Qn बटा में R1 माइनस Rn का होल क्यू इंटू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर हो जाता। तो यह आपका जो है नियम हो गया, सब फोर्स के वेक्टर सम को हम लोग जोड़ दिए, तो इस नियम को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि एक के कारण जो है, एक माने पॉइंट चार्ज पर यदि फोर्स निकलना हो और बहुत सारे फोर्स पे, बहुत सारे चार्ज के कारण उस पर फोर्स निकलना हो, तो सबके चलते जो है फोर्स आप निकालिए, इंडिविजुअल फोर्स को निकालिए, उन सारे इंडिविजुअल फोर्स को जोड़ दीजिए, उसका वेक्टर सम जो होगा वह उस फोर्स के बराबर हो जाएगा। इस ढंग से अध्यारोपण के सिद्धांत के सहारे जो है हम लोग ना बहुत सारे सिस्टम में बहुत सारा अगर चार्ज प्रेजेंट होगा और किसी एक पर फोर्स निकालना होगा तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए कि डिफाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करें। सापेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करें, परिभाषित करें। समझिएगा इसको। कल हम पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे कि एप्सिलॉन जो होता है वह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है।
तो एप्सिलॉन आर जब निकालिएगा तो आप कहिएगा ना कि एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब यह तो एप्सिलॉन हो गया आपका मीडियम का जो है विद्युतशीलता हो गया, यह हो गया आपका हवा का चुंबकशीलता। तो एयर की परमिटिविटी मान मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का रेशियो जो होता है वह आपका जो है रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो इसको आप लिख दीजिए, देखिए रिलेटिव परमिटिविटी लिख के डैश दे दीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी द रेशियो ऑफ permittivity of a medium and permittivity in air is called relative permittivity। मतलब कि माध्यम की विद्युतशीलता और हवा की विद्युतशीलता का अनुपात सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसे एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई एप्सिलॉन आर। तो आप इसीलिए एप्सिलॉन आर बराबर क्या कहेगा कि एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए यह भी जो है आपका परमिटिविटी है, यह भी परमिटिविटी है। मतलब कि एप्सिलॉन आर जो है दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो है रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट और डायमेंशन जो है नहीं होता है। एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी hence it has no unit and dimension। इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है कि एप्सिलॉन आर दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, अतः इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है। और एक बात गौर कीजिए, मान लीजिए कि दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वह r है और दोनों चार्ज को किसी हम लोग मीडियम में रखे हैं। तो F बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कूलम्ब के नियम से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r²। किस नियम से? तो कूलम्ब के नियम से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। और यदि ये दोनों के बीच में फिर एयर रख दिया जाए, मीडियम हो गया ना, तो यहाँ एप्सिलॉन की ओर ले लेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में जो है हम लोग क्या रख देते हैं
कि केवल जो है एयर रख देते हैं। तो इन एयर, हवा में, एफ नॉट बराबर हम लोग लिखते कि 1/4πε0, देखिए यहाँ केवल एप्सिलॉन होता है मीडियम के लिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² हो जाता है। अब इन दोनों में थोड़ा भाग लगाइए, तो एफ बटा में एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² बटा में 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r²। ए वैल्यू आपका कट जाता, 4π भी कट जाता, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाता। तो आप कहते हैं कि एफ बटा एफ नॉट जो होता है वह होता है आपका एप्सिलॉन नॉट बटा में एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का आप सूत्र जानते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन का सूत्र हो गया, ये आपका कट जाता। इसको उलट दीजिए, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या कहिएगा कि एफ नॉट बटा में एफ होता है, मतलब कि दो चार्ज के बीच एयर में लगने वाला बल और मीडियम में लगने वाले बल का रेशियो जो होता है वह रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। दो चार्ज के बीच एयर में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो इस बात को भी हम लोग जो है नोट कर लेते हैं। देखिए कि दो चार्ज के बीच हवा में लगने वाला बल, हवा में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग between two charges in air and force acting between two charges in medium is called रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कि एप्सिलॉन आर जो होता है वह एफ नॉट बटा में एफ के इक्वल हो गया। एफ नॉट क्या है? एयर में लगने वाला फोर्स है, और एफ क्या है? मीडियम में लगने वाला फोर्स है, दो चार्ज के बीच। तो आप लोग जो है सापेक्षिक विद्युतशीलता को भी समझ गए होइएगा कि दो चार्ज के बीच जो है एयर में लगने वाले बल और मीडियम में लगने वाले बल के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन इतना दूर तक देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, किसी उदासीन वस्तु से 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। कैलकुलेट द
चार्ज ऑन द बॉडी किसी उदासीन वस्तु से 10⁻6 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वस्तु पर कुल आवेश की गणना करें। कुल आवेश की गणना करें। समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। कल हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि Q बराबर होता है Ne होता है। Q बराबर Ne होता है। तो यहाँ देखिए तो इलेक्ट्रॉन दे दिया है कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल लिया गया है। तो N आपका दे दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10⁻6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और आप लोग जो है E का मान जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान कि 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, Ne सूत्र कहता है। तो 10⁻6 इंटू 1.6 गुणे 10⁻−19 हो गया। हल कर दीजिए तो 1.6, 10⁻−19 में से 6 हटा लीजिए तो 10⁻−13 कूलम हो जाएगा आपका आंसर। मतलब इतना जो है उस पर चार्ज आ जाएगा। इस ढंग से आप बना सकते हैं। इस सूत्र को ध्यान में से रखिएगा, याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन समझिए कि कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 गुणे 10⁻−18 कूलम। क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुना 10⁻−18 कूलम आवेश हो सकता है? आवेश हो सकता है तो समझिएगा थोड़ा सा, तब जाकर के हम लोग आगे जवाब देंगे। Q बराबर तो अभी आपको हम बताए हैं कि Q बराबर Ne होता है। यहाँ N क्या है, तो N आपका इंटीजर है, जो कि वैल्यू जो होगा N का मान 1 2 3 4 5 6 होगा, ऐसे होगा। हम कल कहे होंगे पिछले क्लास में कि चार्ज जो होता है वह क्वांटिटाइज होता है। माने जब भी यह किसी ऑब्जेक्ट में से निकाला जाए, चाहे किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाए, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, 5 देंगे, सीधा सीधा अंक में होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। यह कभी भी 1.3 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा। तो यहाँ भी हम लोग N का मान निकालेंगे। अगर यह इंटीजर में आ गया तो यह चार्ज जो है संभव हो सकता है, अन्यथा चार्ज जो है संभव नहीं हो सकता है। तो N बराबर जब यहाँ से निकालिएगा तो Q बटा में E हो जाएगा। Q का मान आपको दिया हुआ है कि 4.8 गुणे 10⁻−18। अब बटा में E का मान जानते हैं कि 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है। यह 3 बार में कटेगा, यह ऊपर जाएगा तो आपका 10 बार में यह कट जाएगा। मतलब कि यह संख्या N का मान हो गया 30 हो गया। यह आपका इंटीजर है, 30 जो है इंटीजर है, इसलिए इतना कूलम का आवेश किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है। तो क्या आंसर लिखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर 4.8 गुने 10⁻−18 कूलम आवेश हो सकता है। इसका आंसर यस में हो गया, दम हो सकता है।
अब देखिए इसी ढंग का एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, समझिएगा थोड़ा। देखिए कि कैन ए बडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁻, इतना कूलम। क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुना 10⁻⁻20 कूलम आवेश हो सकता है? अब गौर कीजिए इसको। Q बराबर आपका सूत्र कहता है Na। पहले N का मान निकालेंगे तो N बराबर Q/E, यह हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻20 हो गया, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। यह इससे 3 बार में कटेगा, लेकिन अब यह इससे 10 बार में कटेगा, तो आपका 3/10 हो गया। हल कीजिएगा तो 0.3 हो गया। यह नॉट इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, मतलब कि यह आवेश जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं हो सकता है। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर संभव नहीं है, ऑब्जेक्ट पर नहीं हो सकता, क्योंकि यह चार्ज जो है क्वांटिटाइज नहीं है, क्वांटिटाइज नहीं है। क्वांटिजाइजेशन का रूल जो है इसको फॉलो करना जरूरी होता है, तब जाकर के हो सकता था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज becomes doubled, then forces between them will be, कि यदि दो चार्ज के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो उनके बीच का बल हो जाएगा, हो जाएगा। आपको चॉइस में दे देगा, आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चॉइस भी दे देते हैं, हाफ, ट्वाइस दोगुना, 1/3, 1/4, इसको 4 टाइम्स लिख देते हैं, सी में 4 टाइम्स। समझिए क्या होगा। हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, कूलम का नियम कहता है कि एफ जो होता है वह r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप इससे एक सूत्र बना लीजिए कि F1r1² होता है F2r2²। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में जो है आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं क्वेश्चन को। F1 मान लीजिए कि F है, R1 आपका R है तो r² हो जाएगा। F2 आपको निकालना है, R2 कहता है कि दुगना कर दिया जाए, मतलब कि 2r का होल स्क्वायर हो गया। तो F2 बराबर क्या होगा, तो F(r²) बटा में यह हल कीजिएगा तो 4r² हो जाएगा, r² कट जाएगा तो F/4 हो जाएगा, मतलब कि 1/4 हो जाएगा। तो फोर्स बिकम्स 1/4 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो इस ढंग से इसको बना लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है 10 कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से हवा में 10 मीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच का बल क्या होगा? उनके बीच का बल क्या होगा? थोड़ा इजी क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, तब ऐसे क्वेश्चन को समझिएगा, तब आगे चल करके हम लोग जो है ना और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाने लगेंगे। देखिए, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेज each of 10 coulomb separated by a distance of 10 मीटर। 2 चार्ज हो गया, यहाँ भी 10 कूलम का है, यहाँ भी 10 कूलम का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो कूलम का नियम कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम आप लोग को बताए थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता था? 9 × 10⁻9। तो इसका मान आप रखिए, तो हो जाएगा कि 9 × 10⁻9, Q1 का मान 10 कूलम × 10 कूलम, R भी 10 है, तो 10 10 में 100 हो गया, ये आपका कट जाएगा। तो 9 × 10⁻9 हो गया, इतना न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला हो गया 4। जब 2 आवेश के बीच की दूरी 50 cm है, तो उनके बीच 40 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि उनके बीच की दूरी 25 cm कर दी जाए, तो उनके बीच का बल क्या होगा? उनके बीच का बल क्या होगा? समझिएगा क्वेश्चन को कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज when separated by a distance of 50 cm is 40 न्यूटन। if distance between them becomes 25 cm, then force between them will be, अब आपको बताना है
तो देखिएगा थोड़ा सा, अभी आपको अभी सूत्र बताएं कि F1R1² जो होता है वह F2R2 स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ भी CM में है और यहाँ भी CM में है, तो आपको बदलना भी जरूरी नहीं है। F1 आपको दिया हुआ है 40 न्यूटन, F2 आपको निकालना है। R1 बराबर आपका 50 CM है और R2 आपका 25 CM है। तो मान रख दीजिए, F1 का मान 40 गुने 50 का स्क्वायर, F2 निकालना है। यहाँ हो गया आपका 25 का स्क्वायर, तो F2 बराबर 40 गुने 50 में 25 गुणे 25 हो गया। ये 2 बार में, ये भी 2 बार में, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 160 न्यूटन आपका बल हो जाएगा। इस ढंग से जो है ना हम लोग जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जो है सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा करके पढ़ते रहें। ओके, धन्यवाद।